त्रिशा और एक अनजान शख्स एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। उस आदमी ने कहा कि हमारा प्लान अच्छे से वर्क तो कर रहा है ना? त्रिशा ने उस आदमी से कहा, डार्लिंग, तुम इस बात की टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि वो बेवकूफ मेरे प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसे तो यही लगता है कि जैसे कि मैं उसके लिए मरी जा रही हूँ। तुम्हें पता है 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है और उसने मुझसे कहा है कि इस बार तुम्हारे लिए ऐसा सरप्राइज है जिसको तुम पूरी जिंदगी याद रखोगी। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, आखिर वो सरप्राइज क्या हो सकता है? त्रिशा ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि वह सरप्राइज कुछ ज्यादा ही प्रीसियस है, क्योंकि उस बेवकूफ ने मेरे से कहा था कि मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगा जैसा कि आज तक किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं दिया होगा, और न ही किसी की औकात है ऐसा गिफ्ट देने की। उस आदमी ने त्रिशा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है इस बार तो वह तुम पर अपनी पूरी जायदाद ही लुटाने वाला है, क्योंकि एक 7 स्टार होटल तो वो पागल आदमी तुम्हें दे ही चुका है। क्या उसका पेपर वर्क कंप्लीट हो गया? त्रिशा ने कहा, अभी नहीं डार्लिंग, वो मंदबुद्धि सार्थक आज उन डॉक्यूमेंट पर साइन करने वाला था, लेकिन आज उसकी तबीयत खराब हो गई और मैंने तुम्हें बताया ना कि आज उस 2 कोड़ी के असिस्टेंट ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया, नहीं तो हमारा काम आज कंप्लीट हो जाता। और तुम तो उस 7 स्टार की वैल्यू अच्छे से जानते ही हो। बेबी, मैं तो उस वक्त बहुत ज्यादा डर गई थी जब उसने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया था। मुझे लगा कि आज वो मेरे साथ बैड शेयर तो नहीं करने वाला है। सार्थक ने उस दिन मुझे अपना बनाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन मैंने ही बीच में ये बात अड़ा दी कि ये सब कुछ शादी के बाद करना ठीक रहेगा, जिसकी वजह से मैं आज तक उससे बची हुई हूँ। उस आदमी ने त्रिशा को किस करते हुए कहा था, डार्लिंग, तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। मुझे पता है कि तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो, बस कुछ टाइम की बात है। उसके बाद मैंने उस घमंडी आदमी को घुटनों पर लाकर भीख नहीं मंगाई तो मेरा नाम भी कार्तिक जिंदल नहीं। मैं उसे ऐसी मौत दूंगा जिससे वह तड़प तड़प के मारेगा। ये बात करते हुए कार्तिक जिंदल की आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। त्रिशा ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, डार्लिंग, तुम उसको याद करके अपनी रात क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हारे पास इस वक्त मैं हूं, बस मेरे बारे में सोचो। ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा सोचकर तुम्हें अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। मुझे याद है कि एक बार उसने कॉलेज में कैसे सभी लोगों के सामने मेरी इंसल्ट की थी। उस दिन को मैं आज तक नहीं भूली हूँ। उस गलती का हर्जाना तो मिस्टर सार्थक कपूर को भुगतना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ सार्थक, यश और श्री तीनों अपने मैंसन के लग्जरी रूम में पहुंच चुके थे। उस रूम की फर्श ऐसी थी जैसे कि वो तीनों पानी पर चल रहे हो। यह देखकर तो श्री की हैरानी का ठिकाना ही नहीं था, पर अब भी उसके मन में वही त्रिशा वाली बात चल रही थी। सार्थक उसकी परेशानी समझ गया था, क्योंकि अब वो सिर्फ 27 साल का लड़का नहीं था, अब उसे 50 साल की उम्र के आदमी का एक्सपीरियंस था। उसने यश से कहा, बेटा, लेफ्ट साइड में मैंने तुम्हारे लिए ट्रॉय रूम रेडी किया है, जरा जाकर देखो। मुझे यकीन है तुम्हें वह बहुत पसंद आएगा। लेकिन अपने पापा की बात सुनकर यश ने अपनी मम्मी को देखा जैसे कि वह उससे परमिशन ले रहा हो। श्री ने हाँ में सिर हिला दिया, जिसके बाद वह तुरंत अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ता हुआ उस तरफ चला गया। सार्थक को इस बात का हल्का सा बुरा तो लगा, पर उसे पता था कि इसमें गलती उसकी है। सार्थक ने श्री का हाथ पकड़कर कहा कि पहले मैंने गार्डस को इस मैंसन की डेकोरेशन करने के लिए कहा था। 3 दिन बाद त्रिशा का बर्थडे आने वाला था और उस बर्थडे पर मैं ये मैंसन उसके नाम करने वाला था, इसलिए गार्ड ने तुम्हें त्रिशा समझ लिया। श्री सोच रही थी कि ये सारी बातें सार्थक मुझे क्यों बता रहा है। क्या वह मुझे फील कराना चाहता है कि उसमें और त्रिशा में क्या डिफरेंस है? श्री अभी इस बारे में सोच रही थी कि तभी सार्थक ने आगे कहा, लेकिन अब मेरी नजरों में वो लड़की कोई मायने नहीं रखती। अब मेरी लाइफ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, और ये हक में मरते दम अभी सार्थक ने इतना ही बोला था कि श्री ने उससे कहा कि मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि मेरे सामने कभी भी ऐसी बातें नहीं करोगे, और आज दूसरी बार तुम इस वर्ड का यूज कर रहे हो। सार्थक ने श्री से कहा, सॉरी माई स्वीट हार्ट, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। श्री ने उससे कहा कि तुम सॉरी बोलकर भी मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अगर तुम मुझे अपना मानते हो तो आज के बाद हमारे बीच में कभी भी ये वर्ड नहीं आएगा। मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है और इसलिए ही मैंने तुम्हें एक चांस दिया है, और रही उस त्रिशा के बाद तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सार्थक ने श्री के दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़कर कहा
कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन उस घटना के बाद अब सिर्फ तुम ही मेरे लिए इस लाइफ में मायने रखती हो। मुझे गलतफहमी थी कि यह मेरा बेटा नहीं है और इस वजह से ही मैंने आज तक उसकी तरफ देखा तक नहीं था। लेकिन अब मेरी सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है और अब जो भी तुम्हें मुझसे दूर करने की सोचेगा उसे सार्थक का वो रूप देखने को मिलेगा जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। श्री सोच रही थी कि ऐसा इनके साथ क्या हो गया जिसकी वजह से ये इतना बदल गए, पर इनके साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इन्हें अब जाकर थोड़ी अकल तो आई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। पता नहीं इनको उस लड़की में क्या दिखाई देता था। सार्थक भी उसके बदलते एक्सप्रेशन देख रहा था। उसने श्री से कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, यही सोच रही हो ना कि इस बेवकूफ को अब जाकर अकल तो आई, नहीं तो ये उस कैरेक्टरलेस लड़की के लिए पागल ही हो गया था। सार्थक की बातें सुनकर श्री हैरान हो गई थी। वो अपने आप से ही कह रही थी, क्या ये अब मेरे मन की बात भी जान सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी सार्थक ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे मन की बात नहीं जान सकता, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो श्री के तोते ही उड़ गए थे। उसे तो 100% यकीन हो गया था कि सार्थक मेरे मन की बात जान सकता है, पर उसे क्या पता था कि यह सार्थक का 50 साल की लाइफ का एक्सपीरियंस बोल रहा था। सार्थक ने आगे सीरी से कहा कि ये सब तो मैं तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बोल रहा हूँ। तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं कि जो तुम्हारे मन में रहता है वो तुम्हारे फेस पर साफ साफ दिखाई देता है। ये सुनकर श्री अपनी मोरनी सी आंखों को ब्लिंक करने लगी, जैसे कि वो कह रही हो कि ये कब से इतने समझदार हो गए। आज से पहले तो इन्हें मेरे एक्सप्रेशन देखकर पता नहीं लगा कि मैं इनके बारे में क्या सोचती हूँ और क्या नहीं। सार्थक ने श्री से कहा, छोड़ो ये सब बातें, अब मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। एक तो तुम कभी भी बाहर बिना सिक्योरिटी के नहीं जाओगी और इस हफ्ते तुम्हें यश को अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देना है। और बाहर के लोगों के सामने आज भी हमें ऐसे ही रहना है जैसे कि हम पिछले 2 साल से रहते हुए आए थे। उन लोगों को कभी भी ये बातें पता नहीं चलनी चाहिए कि अब हम दोनों के बीच में सब ठीक हो चुका है, क्योंकि इससे तुम्हारी लाइफ डेंजर में पड़ सकती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफी को अब किसी भी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़े। तुम नहीं जानती कि बिजनेस वर्ल्ड में मेरे कितने दुश्मन हैं। श्री को भी उसकी सारी बातें समझ आ गई थी। अब उसे यकीन हो गया था कि उसका सार्थक बदल गया है, क्योंकि आज उसने पहली बार सीरी के लिए इतनी केयरिंग दिखाई थी। आज वो सीरी की प्रोटेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था। इसकी वजह से श्री को दिल ही दिल में एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ। आखिर सार्थक श्री को किन दुश्मनों से अलर्ट रहने के लिए कह रहा था। आखिर 3 दिन बाद त्रिशा के बर्थडे पर उसे क्या सरप्राइज मिलने वाला था? क्या त्रिशा को कभी भी सार्थक और श्री के रिलेशन के बारे में पता चल पाएगा? मिस्टर कार्तिक जिंदल सार्थक से इतनी नफरत क्यों करते हैं? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। रीबर्थ ऑफ माई CEO सोलमेट यूट्यूब पर नॉवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन रीबर्थ ऑफ माई सोलमेट। प्लीज शेयर माई स्टोरी। दादाजी अपनी पुश्तैनी हवेली में बैठे हुए सोच ही रहे थे कि आखिर अभी तक ये दोनों आए क्यों नहीं है। दादाजी ने सैम से फोन करके कहा, गधे के बच्चे कहाँ रह गए तुम लोग? मैं कब से अपनी बहू का इंतजार कर रहा हूँ और अभी तक तुम लोग आए नहीं हो। सैम ने दादाजी से कहा कि बोस मैडम को कपूर मेंशन में लेकर आए हैं, जो गुड़गांव के पॉश एरिया में बना हुआ है। ये सुनकर दादाजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें पता था कि सार्थक के लिए वो मैंसन क्या मायने रखता था। सार्थक ने वो मैंसन अपने लाइफ पार्टनर के लिए बनवाया था, लेकिन श्री से शादी होने के बाद सार्थक कभी भी श्री को उस मेंशन में नहीं ले गया था। उसने अपने दादाजी से साफ साफ कह दिया था कि ये मैंसन में गिफ्ट में अपनी गर्लफ्रेंड को देने वाला हूँ। मैंने आपके कहने पर उस गंवार लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन अब मैं उस ग्वार लड़की के साथ और ज्यादा नहीं रह सकता। और दादाजी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इस शादी के बाद आप मुझे किसी भी बात के परेशान नहीं करोगे। लेकिन आज दादाजी को इस बात की खुशी थी कि श्री को उसका हक आज मिल ही गया। दादाजी को तभी फोन पर सेम की आवाज सुनाई दी कि दादाजी, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे कैसे चुप हो गए? दादाजी ने कहा कि मैं अभी वहां पर आ रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। 1 घंटे बाद लग्जरी गाड़ियां उस मेंशन के सामने आकर रुकी। तभी सैम दौड़ता हुआ आया और वो बीच वाली लग्जरी कार के पास आया।
उसने बड़े रिस्पेक्ट के साथ उस गाड़ी का बैक डोर ओपन किया। उसने से एक बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी को लेते हुए निकला। उस बूढ़े आदमी का ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल था। सैम को उम्मीद नहीं थी कि दादाजी सच में वहां पर आ जाएंगे। कार से निकलने के बाद दादाजी सीधा मैंसन के मेन डोर से होते हुए अंदर की तरफ चले गए थे। श्री बड़े ध्यान से सार्थक की बात सुन रही थी कि तभी उसने पीछे से दादाजी को आते हुए देखा। दादाजी सार्थक के पीछे आ चुके थे, पर सार्थक तो श्री को समझाने में लगा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसके दादाजी उसके पीछे खड़े हैं। सार्थक ने श्री से कहा कि मैं दादाजी से तुम्हारे यहाँ रहने की परमिशन ले लूंगा और उनसे पूछ लूंगा, अगर वो भी यहाँ रह पाए तो उससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। तभी पीछे से एक भारी भरकम आवाज आई। दादाजी ने कहा कि उल्लू के पट्टे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को मुझसे अलग करने की? तुझे तो मेरी सेहत का ध्यान रहता ही नहीं है, और जो इतने दिनों से मेरी तबीयत का ध्यान रखते आ रही है उसे तू मुझसे अलग करना चाहता है। सार्थक ने कहा, नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर आप अभी यहीं पर रहना चाहें तो मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी। दादाजी ने कहा, बेवकूफ लड़के, मैं तो वहीं रहूंगा ना जहां मेरी बहू रहेगी। दादाजी ने सार्थक से आगे कहा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सार्थक ने कहा, दादाजी इस टाइम मैं बिल्कुल ठीक हूं। दादाजी ने आवाज लगाकर सैम को बुलाया और उससे कहा कि अगले 1 घंटे में मेरा सारा जरूरी सामान यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब मैं भी अपनी बहू के साथ इसी मैंसन में रहूंगा। दादाजी को उस मैंसन के रूम के बारे में पता था, इसलिए वो सीधे सार्थक के रूम में चले गए थे। कुछ देर तक दादाजी ने सीरी से बात की और फिर वो अपने रूम में चले गए। आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, क्योंकि उनके पोते ने पहली बार श्री को उसका अधिकार दिया था। आज श्री और सार्थक ने एक दूसरे से काफी देर तक बातें की थी, क्योंकि वो दोनों शाम को ही सोकर उठे थे। उसके बाद वो दोनों एक ही बेड पर सो गए थे। श्री सुबह 7 बजे उठी थी। आज वो अपने रेगुलर टाइम से कुछ ज्यादा ही लेट उठी थी। श्री ने जल्दी से वॉशरूम में जाकर शॉवर लिया। उसके बाद रेडी होकर वो नीचे ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए चली गई थी। उसके दिमाग में तो बस सार्थक की बातें ही चल रही थी। सुबह से कई बार सार्थक का फोन रिंग हुआ था। सार्थक की आंख 9 बजे के आसपास खोली थी, वो भी उसके फोन वाइब्रेट होने की वजह से। उसने फोन उठाकर देखा तो फोन की डिस्प्ले में त्रिशा की 15 से ज्यादा मिस कॉल थी, जिन्हें देखकर सार्थक को बहुत गुस्सा आया। सार्थक ने अपने आप से कहा कि अब वक्त आ गया है अपना हिसाब बराबर करने का। इतना कहकर वह जल्दी से उठा और रेडी होकर नीचे चला गया। नीचे हॉल में ब्रेकफास्ट बनने की खुशबू फैल गई थी। दादाजी भी आकर अपनी टेबल पर बैठ गए थे। दादाजी के साइड में सार्थक भी बैठ गया था। तभी सार्थक की नजर वहां पर खड़े सैम पर पड़ी। सार्थक को अपने और सैम के रिलेशन के बारे में याद आ गया था। उसने सैम से कहा कि तुम भी हमारे पास आकर बैठो और ब्रेकफास्ट कर लो। आज सार्थक ने उसे पहली बार ऐसे बैठने का ऑर्डर दिया था। सैम को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें, क्योंकि सार्थक ने आज तक कभी ऐसे बात नहीं की। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर, लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। आज श्री ने ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बनाए थे। जब सार्थक ने एक बाइट अपने मुंह में लिया तो वो तो इतने टेस्टी पराठे को देखकर हैरान रह गया था। तभी दादाजी ने कहा कि हम तो रोज ही श्री के हाथ का ऐसा ही ब्रेकफास्ट खाते हैं, बस तुमने ही अपने 2 साल ऐसे वेस्ट कर दिए। सार्थक को तो इस बात से भी शौक लगा था कि इतना टेस्टी खाना कोई कैसे बना सकता है। सभी ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद सार्थक सैम के साथ वहां से निकाला गया। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे रीबर्थ ऑफ माई सोलमेट यूट्यूब पर नॉवल राइटर के साथ। Please guys follow my YouTube channel or give likes and comments on Rebirth of my soulmate. Please share my story. Please guys like my stories episodes. श्री ने घर का सारा काम फिनिश किया और यश को दादाजी के पास छोड़कर अपने काम के लिए निकल गई। वो एक एक्ट्रेस की असिस्टेंट का काम करती थी। उसने कुछ महीने पहले ही द बर्निंग टैलेंट एंटरटेनमेंट कंपनी को ज्वाइन किया था। उस एक्ट्रेस का नाम सौम्या ठाकुर था, जो एक अच्छी एक्ट्रेस थी। उन दोनों की आपस में खूब अच्छी बनती थी। वो दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन गए थे। सौम्या को इस इंडस्ट्री में 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक उसको ऐसा कोई रोल नहीं मिला था जिसमें वो अपना टैलेंट दिखा सके। कंपनी हमेशा उसको छोटे मोटे रोल ही प्रोवाइड करती थी,
आज श्री थोड़ा लेट हो गई थी। श्री अभी कंपनी के मैन डोर पर ही पहुंची थी कि तभी उसके फोन की रिंग बजनी स्टार्ट हो गई। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से सौम्या ने कहा, यार श्री कहाँ रह गई तुम, आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। श्री ने कहा, मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, बस तुम्हारे पास आ ही रही हूँ। श्री से सौम्या ने कहा, यार अब तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। श्री को सौम्या की आवाज से साफ साफ पता चल रहा था कि इस टाइम वो रो रही है। श्री ने कहा, यार तू ऐसा क्यों कह रही है, कुछ हुआ है तो मुझे पता, शायद मैं तेरी कुछ हेल्प कर पाऊं। सौम्या तुम मेरा 2 मिनट वेट करो, बस मैं अभी तुम्हारे पास आई। उसके बाद श्री ने कॉल डिस्कनेक्ट की और जल्दी से सौम्या के कैबिन में पहुंच गई। कैबिन में जाते ही उसने देखा कि सारा सामान नीचे जमीन पर बिखरा पड़ा है और सौम्या जमीन पर बैठकर बस रोए जा रही है। श्री ने जल्दी से जाकर सौम्या को अपने गले से लगाया और उससे कहा, या क्या हुआ तुझे, अगर मुझे बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। सौम्या ने रोती हुई आवाज में, अटकती हुए आवाज में कहा, श्री तुम इस मैटर में कुछ नहीं कर सकती। श्री ने कहा, अभी तुम मुझे जानती ही कितना हो, पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर देखते हैं क्या करना है। सौम्या ने कहा, यार वो ठरकी चेयरमैन अन्वेश मित्तल, उसने आज अपने कैबिन में मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा, अगर तुम एक बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें मेरे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और तुम जानती ही हो कि तुम्हें मेरा सपोर्ट कैसे मिल सकता है। सौम्या ने आगे कहा कि उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई थी और मैंने जल्दी से उसको धक्का दिया और वहां से भागकर अपने कैबिन में आ गई। कुछ देर बाद उसने मुझे ये लेटर भेज दिया। सौम्या ने टेबल पर पढ़े लेटर की तरफ इशारा करते हुए कहा था। जब श्री ने वो लेटर उठाकर देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि सौम्या को उस कंपनी से निकाल दिया गया था। दूसरी तरफ 8-10 गाड़ियां एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे आकर रुकी। उस बिल्डिंग पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कपूर ग्रुप। तभी सभी गाड़ियों में से 25 के आसपास पर्सनल बॉडीगार्ड निकले और उन्होंने उस पूरी जगह को कवर कर लिया। उसके बाद एक हैंडसम लड़का लग्जरी कार से बाहर निकला। उसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा थी। वो देखने में एक हैंडसम हंक लग रहा था। उसका से कोई लड़की एक नजर देख ले तो वह तो उसके लिए पागल ही हो जाए। उसके हेयर बिल्कुल सेट थे और ग्रे कलर के सूट में वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। वहां से चलते हुए उसने कपूर ग्रुप के मैन डोर से एंट्री की। कंपनी के सभी लोग उसको देखकर ग्रीट करने लगे, पर उसका फेस बिल्कुल पानी की तरह शांत था। उस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, इसलिए कोई भी उसे देखकर ये नहीं बता सकता था कि वह इस टाइम पर खुश है या दुखी। वो हैंडसम हंक मिस्टर सार्थक था। सैम उसके साथ साथ चल रहा था। वो दोनों 5th फ्लोर पर बने सार्थक के कैबिन में चले गए थे। उस पूरे फ्लोर पर सिर्फ सार्थक और सैम का ऑफिस था। उस फ्लोर को सार्थक के सभी पर्सनल गार्ड्स कवर करके रखते थे। सैम ने सार्थक से कहा, बॉस मैंने मैडम के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। सार्थक ने कहा, तो बताओ क्या पता लगाया तुमने। सार्थक को पिछले जन्म की बात याद होते हुए भी ये नहीं पता था कि श्री शुरुआत में काम किया करती थी और कहां पर काम करती थी, क्योंकि उसने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। सेम ने कहा, बोस मैडम बंदा बर्निंग टैलेंट कंपनी में एक छोटी सी असिस्टेंट की नौकरी करती है। बोस मैडम जिस एक्ट्रेस की असिस्टेंट है उसका नाम मिस सौम्या है, जो मैडम की बहुत अच्छी फ्रेंड है। बोस उस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अन्वेश मित्तल है। उस नाम को सुनकर सार्थक का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। सार्थक के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर सैम ने कहा, बोस क्या हुआ? सार्थक ने सेम से कहा कि वो चेयरमैन 1 नंबर का ठरकी आदमी है। तो मैंने पता उसने कितनी एक्ट्रेस की जिंदगी बर्बाद कर दी है और कितनी एक्टर्स के रेप केस में फंसा है। सेम ने कहा, बोस ये सब कब हुआ? मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी सार्थक को याद आया कि उसने फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को सेम को बता दिया है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे आगे क्या कहे। तभी सार्थक न बातें हम पर लेते हुए कहा, ये बात आज तक बाहर नहीं आई है क्योंकि वो हर केस को पैसे देकर दबा देता है। सार्थक ने सेम से कहा, तुम एक काम करो, उस कंपनी को ही खरीद लो। तभी सेम ने कहा, बोस और 3rd क्लास कंपनी को खरीदने से हमारी रेपुटेशन खराब होगी। इससे अच्छा तो हम ये क्यों नहीं करते कि मिस सौम्या को कपूर की एंटरटेनमेंट कंपनी में ज्वाइन करने का ऑफर दे दे, और हो सकता है उसके साथ मैडम भी हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी में आ जाए। सार्थक को सैम का ये सुझाव बहुत पसंद आया था। सार्थक ने सेम से कहा कि कुछ बॉडीगार्ड सिविल ड्रेस में आया करो जो हर पल श्री पर नजर रखेंगे।
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। सैम ने सोचा कि सार्थक को श्री मैडम पर विश्वास नहीं है, इसलिए वह उनके पीछे अपने गार्ड्स लगाना चाहते हैं। वह भी अपनी सोच में ही था कि तभी सार्थक ने कहा कि मुझे अपने राइवल्स एयर भरोसा नहीं है। वो कब श्री पर अटैक कर दें और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से श्री को कोई भी परेशानी आए। सार्थक की बात सुनकर सैम को अपनी सोच पर ही गुस्सा आया। अब उसे यकीन हो गया था कि उसके बॉस सच में बदल चुके हैं। सार्थक ने सैम से कहा, अब वक्त आ गया है अपनी टीम को बुलाने का। सैम ने कहा, बॉस कहीं आप उनकी बात नहीं कर रहे? सैम की बात सुनकर सार्थक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। द बर्निंग टैलेंट एंटरटेनमेंट कंपनी में श्री सौम्या का हाथ पकड़कर उसे अन्वेश मित्तल की कंपनी में ले जाती है। सौम्या को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर श्री करना क्या चाहती है। वो दोनों अन्वेश मित्तल के केबिन में बिना नॉक किए ही घुस जाती है। अन्वेश मित्तल अपनी सीट पर बैठा हुआ था। तभी उसके कैबिन का डोर ओपन हुआ। उसने देखा कि सामने वही तलाश है जिसका उसने अभी थोड़ी देर पहले हाथ पकड़ा था। लेकिन उस दूसरी लड़की की ब्यूटी देखकर तो अन्वेश मित्तल पागल ही हो गया। वो तो यही सोच रहा था कि ये लड़की अभी तक मेरी नजरों से कैसे बची हुई थी। आखिर ये लड़की है कौन? श्री ने उसकी घूरती हुई गंदी नजरों को महसूस कर लिया था। श्री ने उस चेयरमैन से कहा, सर, आपने मिस सौम्या को इस कंपनी से क्यों निकाल दिया? अन्वेश ने कहा, इस एक्ट्रेस को एक्टिंग करनी तो आती नहीं है और चली है सुपरस्टार बनने। श्री ने अपने फेंस पर स्माइल लाते हुए कहा, सर, एक्टिंग तो मुझे काफी अच्छी आती है, क्या मैं आपको अपनी एक्टिंग दिखा सकती हूँ? सौम्या मन ही मन डर रही थी कि आखिर श्री करना क्या चाहती है। तभी अन्वेश मित्तल ने कहा, दिखाओ अपना टैलेंट, में तो मैं इस कंपनी की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बना दूंगा। श्री ने कहा, सर, क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ? मिस्टर अन्वेश की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है? श्री ने आगे कहा, सर, मैं अपनी सैंडल उतार लूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं एक्टिंग करते वक्त में फिसल कर गिर न जाऊं। मिस्टर अन्वेश ने खुश होते हुए कहा, जल्दी करो, मैं भी तुम्हारे टैलेंट को देखना चाहता हूं। श्री ने अपने दोनों हाथों में एक एक सैंडल उठाई और उसके बाद वो अन्वेश की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचते ही शरीर में अपने हाथों में कसकर सैंडल को पकड़ा और दोनों गालों पर श्री ने खींचकर सैंडल मारी। ये अटैक इतना पावरफुल था, अन्वेश के 2 दांत टूटकर गिर गए। आखिर श्री सौम्या को अन्वेश मित्तल के कबीन में क्यों लेकर गई थी और श्री ने उसे खींचकर सैंडल क्यों मारी थी? आखिर सार्थक अवनेश के कैरेक्टर के बारे में कैसे जानता है? सार्थक ने सैम को शेरी की प्रोटेक्शन के लिए आदमी हायर करने को क्यों कहा था? क्या श्री की जान सचमुच खतरे में थी? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे रीबर्थ ऑफ माई CEO सोलमेट यूट्यूब पर नॉवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन रीबर्थ ऑफ माई सोलमेट। Please share my story. Please guys, like my stories episode.